नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आपको गर्व की अनुभूति कराएगी। वास्तविकता में इस चैनल का नाम भी यथार्थ है और नाम है अंकित इंस्पायर इंडिया। कोशिश करता हूं आप तक ऐसी खबरें पहुंचाने की जो कि आपको भारतीय होने पर गर्व कराए। शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही खबर से। हाल ही में यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के मंत्री के द्वारा भारत में चल रही एक सेमिनार जो कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ के द्वारा करवाई जा रही है, उसमें बोलते समय कहा गया कि मैं आपके यहां के एक मंत्री के बयानों को बहुत सुनता हूं और देखता हूं और उनका जो विचार है विदेश नीति को लेकर के, उससे मैं खुद भी बहुत प्रभावित हूं, जिसे देखकर यह लगता है कि भारत की विदेश नीति लाजवाब है। क्या है ये पूरा मसला, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से जयशंकर जी के द्वारा कही हुई बातें भारत का गर्व बढ़ाती हैं, अलग अलग रेफरेंसेस में तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। क्या केवल एक ही बात है जिसकी वजह से हम गर्व करें, किसी मंत्री ने हमारे मंत्री की तारीफ कर दी इसलिए? नहीं। आज के सेशन में मैंने भर भर के ऐसी चीजें निकाली हैं जो कि आपको बहुत से ऐसे मौके देंगी जिनसे आप गर्व कर पाएंगे हमारी विदेश नीति के ऊपर और विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहां पर प्रमुख अखबारों की कटिंग है जो चर्चा करती है कि आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय योर मिनिस्टर। ऐसा यूएई के मिनिस्टर ने हाल ही में बयान दिया, जिसके बाद से लोग बिल्कुल बधाइयों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। साहब कमाल कर दिया आपने। दुनिया में लोगों की तारीफ होती है, किसी के मुंह पर तारीफ होती है, यहां पर भीड़ में तारीफ हो रही है। और वास्तविकता में ऐसी स्थिति में जब दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि जा कहां रहे हैं, ऐसा ही एक केस और हुआ है रिसेंटली। अगर आप तारीखों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें तो ये 26 अक्टूबर यानी कल की घटना है। 26, 27, 28 3 दिन के लिए एक सेमिनार चल रही है दिल्ली के अंदर, ओआरएफ की सेमिनार है। इसी प्रकार से 27 अक्टूबर के दिन भी यह चीज काफी ज्यादा प्रकाशित हुई है काफी सारे न्यूज़पेपर्स में। अगर हम तिथियों को सही से देखें तो हम फिर एक और तिथि पर नजर डाल लें जो आज की है, और आज की तिथि में लिखा गया है अक्टूबर 27 की खबर है, पर्सनली आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिया। अब ये कौन बोला भाई? ये बोले हैं चाइना के डिप्लोमेट। कहां पर बोले हैं? बांग्लादेश के अंदर। और कहा है मैं इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूं। और इंडिया के फैन होने की बात आए और जयशंकर जी की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपके सेशन में यहां पर देखेंगे बिग फैन ऑफ इंडिया, ऐसा चाइनीज ऑफिशियल के द्वारा जयशंकर जी के हाल ही में चीन के एक राजदूत जो यहां से विदा हुए, उनको दिए गए फेयरवेल पार्टी के ऊपर कहा गया। ये दोनों ही बातें आपको आज पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से इंडिया अपने आप को दुनिया का एक नया मोर्चा बनाने में कामयाब हो रहा है। आपको पता हो जयशंकर साहब की ये बात हर जगह बहुत मायने रखती है आजकल कि जब दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन हम रखते हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम रखते हैं, तो किसी की साइड हम क्यों लें? हम अपने आप में एक साइड है भाई। ये बयान जो है ना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं किस प्रकार से ये घटना निकल कर आई, कहां पर चर्चाएं हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एक मंत्री हैं जो भारत के विदेश मंत्री की काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, मंत्री का नाम है उमर सुल्तान अल ओलमा। ये यहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि ये समय मिलता है तो जयशंकर साहब के भाषण सुनते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं भारत के विदेशी मामलों के मंत्री से बहुत प्रभावित हूं, समय मिलता है तो भाषण सुनता ही हूं। ऐसी बातें कहां बोली इन्होंने? तो जैसा मैंने आपसे कहा, ओआरएफ इसकी बैठक चल रही है दिल्ली में, उसमें ये वर्चुअली सेमिनार में भाषण दे रहे थे, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर चर्चाएं हो रही थी वर्चुअल सम्मेलन के अंदर कि किस प्रकार से दुनिया टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और समाज को लेकर एक साथ चल सकती है। 37 देशों के बीच में 150 वक्ता इस चर्चा के अंदर शामिल हुए, और दिल्ली में चल रही इस 3 दिवसीय चर्चा के अंदर जब मंत्री को बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने ये सारी बातें बोली। अब आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां ये दे देता हूं। ओआरएफ क्या है? तो ओआरएफ जो है वो दुनिया भर के अंदर सभी हिस्सों के अंदर जो वॉइसेस हैं, ऐसी आवाजें हैं जो कि विभिन्न ज्योग्राफी से आती हैं, जेंडर से आती हैं, या जिन्हें कहीं पर भी मौका नहीं मिला, उनकी बातों को उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये ऐसा संगठन है जिसकी जर्नी 1990 से शुरू हुई थी, और ये कोशिश करती है कि दुनिया भर के अंदर ऐसी लोगों को, ऐसी चीजों को बाहर लाया जाए जो कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। आप यहां पर उन मंत्री जी का भाषण भी सुन सकते हैं जिसमें इन्होंने तारीफ की है। हालांकि 2 मिनट का भाषण है जिसका सार मैंने आप लोगों को बता दिया है, और भी आगे चलते हुए इनकी बातों को मैं आगे फॉरवर्ड करता हुआ बताता हूं। साथियों, इन्होंने यह भी कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि इंडिया और यूएई एक साथ मित्र हैं तो यूएई अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर सकता। कोई आजकल ये क्यों ऐसा कह सकता है? क्योंकि आजकल आपने ये चीज देखी होगी, हर किसी देश को किसी दूसरे देश के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। फॉर एन एग्जांपल, इंडिया अगर अमेरिका के करीब जा रहा है तो रशिया से व्यापार नहीं करेगा। इंडिया अगर अमेरिका के करीब जा रहा है तो चाइना से व्यापार नहीं करेगा। भारत ने हर बार इन चीजों को किनारा कर दिया है। आपने देखा हो कि अमेरिका से भले ही हमारी कितनी भी करीबी रही हो, हम भले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक दूसरे के बन गए हो, लेकिन चाइना के साथ हम दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं। भले ही पूरी दुनिया अमेरिका के साथ में सुर से सुर मिलाकर रूस को कोसने में लगी हो, इंडिया ने लेकिन सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट रूस से कर लिया है। हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम किस ओर हैं, यानी कि हम ये ओर वाला जो शब्द है ना, इससे बचकर चल रहे हैं। इंडिया इस बात को बोलता है, और यही बात इस मंत्री ने रिकॉग्नाइज भी की है। इन मंत्री का कहना है कि बढ़िया से ये बात समझ में आती है कि इंडिया जैसा देश अपनी दोस्ती सबके साथ अपने हितों को ध्यान में रखकर कर सकता है, जैसा हाल ही में I2U2 के केस में किया गया। आपको मालूम होगा, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, इन चारों ने मिलकर के एक वेस्टर्न क्वाड का निर्माण किया था। याद होगा, मैंने आपको सेशन इसके बारे में चर्चा की है। इजराइल वो देश था जो कि यूएई वो देश है जिसने कभी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दुनिया में समीकरण बदले तो यूएई और इजराइल एक दूसरे के नजदीक आए, और इंडिया इजराइल का संबंध पहले से ही बहुत अच्छा था और यूएई के साथ भी अच्छा था, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि वेस्ट का क्वाड कहलाने लगा। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चाएं की है, क्योंकि इसकी बैठक जुलाई 2022 में हुई थी, जिसमें चार देश के नेताओं ने आपस में एक दूसरे के साथ विभिन्न मसलों पर बात की थी। ये बहुत बड़ी खबर थी, और ये यूपीएससी के मेंस के सवाल में भी इस बार पूछा गया था। I2U2 के बारे में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बढ़िया सेशन किए हुए हैं, आपको वो यूट्यूब पर डले हुए मेरे नाम के साथ I2U2 लिखकर अंकित अवस्थी लिख दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में कवर किया हुआ है। ठीक है साहब, अब मैं थोड़ा सा आपको वो जानकारी देने का प्रयास करता हूं जो कि जयशंकर साहब के बारे में आपके पास बहुत ही सकारात्मक न्यूज लेकर आती है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले की बात है, 13 अप्रैल 2022 की खबर रख रहा हूं, फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था। भारत ने अमेरिका को सीधे सीधे साफ शब्दों में यह कह
कह दिया था कि आप लोग अब यह कहना बंद कर दें कि भारत में मानव अधिकार के मुद्दे किस प्रकार से चल रहे हैं, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। हुआ क्या था, अमेरिका की तरफ से कोई प्रवक्ता थी, कोई मंत्री मतलब कोई सीनेटर टाइप का व्यक्ति था, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की विजिट पर गया था और वहां जाकर के उसने भारत के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि भारत में मानव अधिकार के जो मसले हो रहे हैं उन पर हमने नजर बनाई हुई है। जयशंकर साहब ने वेट नहीं किया, उसको अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रखा, उन्होंने बहुत ही अच्छे लहजे में अमेरिका को साफ साफ क्लियर करते हुए कहा कि देखिए, दुनिया भर के बारे में विचार रखने का अधिकार केवल आपके पास नहीं है, हम भी आपके देश में मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है ना, उस पर अपने विचार रख सकते हैं। मतलब जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में मानव अधिकार का हनन हो रहा है, हम इस बात के खिलाफ हैं कि इंसान के मूल अधिकार और मानव अधिकार पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि अमेरिका एकदम पाक साफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्वेत और अश्वेत जैसा जो मुद्दा इस दुनिया को दिया वो आप ही ने दिया। ट्रंप के शासन में जो लोकतंत्र के पुजारी बनने की बातें करते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार की कैपिटल हिंसा की थी दुनिया जानती है। किस प्रकार से आपके यहां पर ब्लैक लाइव्स मैटर करके आंदोलन चला था, क्योंकि ट्रंप के शासनकाल में श्वेतों ने अश्वेतों के ऊपर कितना बर्बरतापूर्ण रवैया किया था, वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में हम जो विचार रखते हैं वो जानते हैं हम कि हम क्या विचार रखते हैं। हमें मत बताइए कि आप हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं, हम सब जानते हैं। आपको मालूम होगा, इंडिया दुनिया भर के रक्षा मंत्री और डिफेंस के जो सलाहकार लोग हैं उनकी डायलॉग बुलाता है, जिसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो जिस हिल पर है उसे रायसीना हिल कहा जाता है, और उसी से संबंधित एक डायलॉग का मतलब वो आपस में लोग आए, बातचीत किए और अपनी बातचीत रखे। तो रायसीना डायलॉग की बात है 27 अप्रैल 2022 की, जिस बीच में जयशंकर साहब ने दुनिया के सामने साफ साफ रखा और कहा कि ज्यादा दूर मत जाइए, 25 साल और रुक जाइए, क्योंकि भारत ने, आपको याद होगा, इस बार 15 अगस्त के दिन एक कसम खाई थी और ये था कि वर्ष 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन होंगे। अब आप पूछेंगे सर 25 साल बहुत पुरानी बात है, हाँ मतलब बहुत आगे की बात है, इतना आगे तक कौन सोच पाएगा। विजनरी को सोचना चाहिए। भारत इस बात को क्लेम करता है कि 25 साल बाद भारत ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होगा। आज जिस प्रकार से हर मसले के भीतर आपको अमेरिका चाइना घुसाना पड़ता है, अमेरिका रशिया घुसाना पड़ता है, एक दिन इंडिया का होगा, जिस दिन सारी दुनिया इंडिया को ध्यान में रखकर बात करेगी कि इनके साथ में हमारे रिश्ते कैसे हैं, उससे अन्य देशों के साथ रिश्ते निर्धारित किए जाएंगे। ये बयानों की जो गर्मी है ना, ये बहुत ऊपर तक जाती है। दुनिया के बहुत से लोग आपके बयानों से प्रभावित होते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूएई के मंत्री ने खुद बोलकर दिया है कि मैं हाईली इंप्रेस्ड हूं आपके मंत्री के बयानों से, और बयानों से नहीं, इंडिया ने करके दिखाया है। जिस प्रकार से इंडिया इन दिनों सबको साधते हुए चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा, हाल ही के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनी, तो ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ को थोड़ी बहुत राहत देनी थी कि हाँ भाई देखो, तुमको अगर हमने सरकार में बिठाया है तो पाकिस्तानियों को लगना भी चाहिए कि इमरान खान के साथ हम लोग अच्छे नहीं थे, तुम्हारे साथ अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने इनके F-16 की मरम्मत के लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए पकड़ा दिए कि साहब लीजिए, इनसे अपनी मरम्मत करा लीजिए। जयशंकर साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये दुनिया को मूर्ख अलग बनाइएगा, हमें मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम समझते हैं अमेरिका की नीतियां पाकिस्तान को लेकर कैसी रही हैं, ये दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ सकता है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से पाकिस्तान बना है आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का क्या हुआ और अफगानिस्तान में आपकी कैसी बेइज्जती हुई, उससे कोई भी आपको बचा नहीं सकता, सब जानते हैं। इस बयान को हमने प्रॉपर तरीके से आपके सामने एक अलग सेशन में कवर भी किया है। इंडिया ने साफ साफ कहा था, वेरी ऑनेस्टली, इट इज रिलेशनशिप दैट हैज नेदर एंडेड अप सर्विंग पाकिस्तान वेल और सर्विंग अमेरिका's इंटरेस्ट। इससे कभी फायदा नहीं मिला। जयशंकर साहब के ये बयान जो है ना, अपन जैसे लोग जो कि डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं समझ पाते या तेज बोलने वाले कोई समझ पाते हैं, समझदारों के लिए ये बयान बहुत मायने रखते हैं साहब, बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अमेरिका जैसे लोग कल मिला जाते हैं कि यार ये बात ऐसी बोल क्यों रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और यही कारण है कि जयशंकर साहब ने साफ साफ एक बयान और दे दिया, और वो ये था, अभी हाल ही में याद होगा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान जयशंकर साहब ने कहा कि रशिया हमारी चॉइस नहीं, मजबूरी था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ने कभी भारत को अपने साथ लेने के बारे में सोचा ही नहीं। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर सेशन किया है, आप इस बयान को सुन सकते हैं। ये बयान मैंने प्रॉपर किया है और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर सेशन किया है जिसको काफी लोगों ने पसंद किया है, मिलियंस में लोग इन्हें देख चुके हैं कि क्या रूस भारत की पसंद नहीं, मजबूरी था। हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा प्रमोट किया, किस प्रकार से भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। और ये बयान आजकल खुल करके जयशंकर साहब रख रहे हैं कि देखिए आप लोग बहुत भले लोग नहीं थे, आपने प्रॉपर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में ये सब बातें जब निकल कर आती हैं तो निश्चित ही लोगों को लगता है कि इंडिया अब बदल रहा है। इंडिया अपनी बातें ऐसी समय पर रख रहा है जिस समय दुनिया को गुटबाजी करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हाल ही में एक और बयान रशिया के अमेरिका के लिए भारत का निकल कर आया, जिसमें वो कहता है कि अमेरिका और यूरोपियन देश जहां एक और महंगाई चिल्ला रहे हैं, तेल का संकट चिल्ला रहे हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर तेल का प्रतिबंध लगाया हुआ है, वेनेजुएला के ऊपर तेल का प्रतिबंध लगाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञात तेल के भंडार अगर किसी देश के पास है तो उस देश का नाम वेनेजुएला है। ईरान दुनिया को बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई कर सकता है, लेकिन इन दोनों को ही वेस्टर्न सैंक्शंस, अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। परिणाम यह निकलता है कि इन दोनों देशों से दुनिया भर के देशों को तेल और गैस नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक और महंगाई बढ़ रही है, देशों की इकोनॉमी गिर रही है, रुपये की हालत खराब हो रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है। लेकिन अपनी बात को बड़ा रखने के लिए ये दुनिया के देश जो कर रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बात को जयशंकर साहब खुद रखते हैं, खुद कर कहते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन देश ईरान और वेनेजुएला को तेल बाजार में नहीं आने देते, वे मनमानी कर रहे हैं। यह रवैया ठीक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया अपना स्टैंड बहुत अच्छे से रखता है, और ऐसी ही बातें इंडिया ने बहुत सारे मंच पर जयशंकर जी के माध्यम से बुलवाई है। अच्छा साहब, अभी रिसेंटली एक और चीज देखने को मिली, जब आप और हम इस चीज की तारीफ कर रहे हैं तो साहब अमेरिका के दुश्मन तो इस बात से खुश होंगे ही, उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगेगा कि क्या अमेरिका या भारत, अमेरिका और भारत के संबंध बिगड़ तो नहीं गए हैं, और अगर बिगड़ गए हैं तो चलिए इनकी थोड़ी तारीफ कर लें। या फिर यह समझ लीजिए कि चाइना को लगता है कि इंडिया वास्तविकता में वैसा भी नहीं है जैसा हम समझते हैं। इंडिया को लेकर के चाइना के दिमाग में हमेशा से एक इमेज ये रही है कि इंडिया
प्रो वेस्ट है, यानी कि अगर इसने क्वाड का गठन कर लिया है तो ये अमेरिका हितैषी बातें ही करेगा, चाइना के एंटी बातें ही करेगा। हालांकि इंडिया ने प्रॉपर तरीके से अपने जो इंटरेस्ट हैं दुनिया के सामने उन्हें बहुत खुलकर रखा है। उम्मीद होगी आपको यह बात पता हो कि भारत ने जब जब संभव हुआ अमेरिका से अमेरिका के हितों के बारे में बातें अच्छे से की हैं, वहीं चाइना से व्यापार से जो हमें लाभ हो सकते हैं, हालांकि हम ट्रेड के अंदर डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन उसके इंपोर्ट से जो भारत को बेनिफिट हुआ है हमने वो प्रॉपर तरीके से लिया है। यही कारण है कि चाइना के द्वारा हाल ही में जयशंकर जी के द्वारा जो बयान दिए गए हैं इनकी बहुत तारीफ की गई है और कहा गया है कि यह दर्शाता है कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है और उसकी अपनी एक ओपिनियन है। चाइनीज के स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वांग वी ने हाल ही में इंडिया को तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी स्पीचेस यूरोप को समझनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि चाइना और इंडिया एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का भविष्य है। ऐसी स्थिति में दुनिया को यह समझना चाहिए, तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है। रिसेंटली एक और घटना हुई है जिसकी चर्चा मैं आपको यहां करना चाहूंगा, जिससे अगेन आपको यह लगने लगेगा कि अच्छा इसका वाकई में कोई ना कोई रेफरेंस है। हाल ही की बात है कि बांग्लादेश के अंदर डिप्लोमेट का अर्थ यूं समझिए कि चाइना हर देश के अंदर या भारत भी जितने भी अपने देश हैं जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध हैं वहां अपने राजदूत भेजते हैं, एनवॉयस भेजते हैं जो वहां पर रह करके अपने हितों की बात करते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर चाइना ने अपना एक राजदूत भेजा हुआ है जिसका नाम है ली जिमिंग। ली जिमिंग यहां पर थे और इन्होंने इंडिया और चाइना के रिश्तों के बारे में बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर। इन्होंने कहा कि हम प्रॉपर तरीके से भारत के बहुत बड़े फैन हैं। ये फैन मूवमेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दायक है कि इंडिया इतने अंडर प्रेशर के बावजूद अपनी इमेज बनाने में कामयाब हुआ। इसे हमारे दुश्मन भी तारीफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने अपने हितों को ऊपर रखा है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि दिल्ली और बीजिंग के जो रिश्ते हैं वो निश्चित ही बहुत अच्छे दौर में हैं और बिग फैन ऑफ इंडिया, ऐसा चाइना के ऑफिशियल्स ने हाल ही में ये बात कही है। क्या है तो आपको अब मैं वो वाली बयान जो कि हाल ही में दिया गया है चाइना के टॉप डिप्लोमेट के द्वारा वो मैं आपको बताता हूं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो मेंशन की गई है वो ये है कि इंडिया नॉट स्ट्रेटेजिक राइवल और कंपटीटर फॉर चाइना। भारत और चीन एक दूसरे के कोई भी कूटनीतिक रूप से दुश्मन नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, काट डालेंगे या फिर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो कि नहीं ये आगे निकल गया तो हम कैसे आगे निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि इंडिया इस बात को मानता है कि चाइना को हमसे बहुत इनसिक्योरिटीज है, लेकिन अब चाइना इस चीज को बोल रहा है। हालांकि चाइना के मुंह से तारीफ सुनना बहुत मुश्किल काम है और ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि चाइना के टॉप डिप्लोमेट्स जो बांग्लादेश के अंदर आए हैं, ली जिमिंग, उन्होंने वेडनेसडे के दिन कहा कि कंट्री डज नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजिक राइवलरी विद इंडिया एंड डज नॉट वांट्स टू सी हेवीली आर्म्ड बे ऑफ बंगाल। और हम बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा हद तक जो आर्म फोर्सेस घूम रही हैं इन्हें भी नहीं देखना चाहते, यानी कि हम लड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे के साथ एशियाई जो मुद्दे हैं उनको बैठ करके क्षेत्रीय तरीके से हल करना चाहते हैं। हथियारों का जमावड़ा यहां पर ठीक नहीं है, ऐसा ली जिमिंग ने कहा है। इसका सीधा सा अर्थ यह निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं चीन भी यह मानता है कि इंडिया ने जिस प्रकार से अमेरिका के प्रभाव से बिना विचलित हुए अपनी बातें रखी हैं, भविष्य में इंडिया अब वो पुराना वाला इंडिया नहीं है जिसे कोई कुछ कहेगा और इंडिया चुप रह जाएगा, यानी इंडिया अपना स्टैंड लेगा। रिसेंट डेज में क्या हुआ है मैं अब आपको वो भी एक चीज बता देता हूं किस चीज से ये इतने प्रभावित हो रहे हैं। इंडिया में चाइना के राजदूत, ये तो थे ली जिमिंग तो बांग्लादेश के अंदर, इंडिया में भी चाइना के एक राजदूत थे जिनका नाम था सुन विडोंग। सुन विडोंग का कल ही के दिन यानी 26 अक्टूबर के दिन फेयरवेल किया गया है। फेयरवेल का मतलब होता है जैसे आप ट्रांसफर हो गए या रिटायर हो गए तो आप उनका सम्मान करते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा रहा, आपने किस प्रकार से बातें की। तो ये जो सुन विडोंग है जब ये इंडिया से जा रहे थे तो इन्होंने इंडिया के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस ट्वीट्स के माध्यम से साझा किए और इन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही पॉजिटिव थी। इन्होंने कहा कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ माय टेन्योर एज एन एम्बेसडर ऑफ चाइना टू इंडिया आई वुड लाइक टू शेयर सम थॉट्स। और क्या कहा, देयर इज इनफ रूम इन द वर्ल्ड फॉर चाइना एंड इंडिया टू डेवलप टुगेदर एंड टू कंट्रीज एंड पीपल शुड हैव इनफ विजडम टू फाइंड अ वे टू लिव इन पीस एंड अचीव विन-विन कोऑपरेशन बिटवीन द टू बिग नेबर्स एंड इमर्जिंग कंट्रीज। यानी कि दो देशों को एक साथ रहने के लिए प्रॉपर स्थान उपलब्ध है, दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, इतना स्थान हम दोनों देशों के पास में उपलब्ध है। उम्मीद है साथियों कि आपको आज का यह सेशन बहुत ही सकारात्मकता से पूर्ण रहा होगा, लगा होगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने का कष्ट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों से इसे शेयर करना ना भूलें। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित इंस्पायर्स इंडिया और उस परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। साथियों आपको जैसा मैंने कहा है कि यदि आप हमारे साथ में इतना स्नेह रखते हैं, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं तो अपने साथियों से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है जो कि जल्दी ही